जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मैं राहुल कुमार और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का राहुल शिक्षा पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थी, आज हम इस वीडियो के तहत क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नवाली 1.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन हम सिर्फ प्रश्नवाली 1.2 को ही ऐसे ही सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। हम सबसे पहले बेसिक बात को जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नवाली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम प्रश्नवाली 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक बात को जानेंगे, उसके बाद सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और यहां पर हेडिंग लगाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 अर्थात प्रश्नवाली 1.2। हम प्रश्नवाली 1.2 को सॉल्व करने से पहले बेसिक बात को देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या, हम इसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। वास्तविक संख्या, हमने यहां पर इसको इस प्रकार से डायग्राम टाइप पर यहां लिखेंगे ताकि हमारा दिमाग में ये बात सेट रह सके। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोले तो इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इसका नाम है इरेशनल नंबर। तो हम यहां पर ये देखें कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों प्रकार की संख्याएं आते हैं। अगर परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो यहां पर जैसे हमने लिख दिया -2, 0, यहां पर 4/5, यहां पर -7/9, यहां पर लिख दिया +5, etc। हम तमाम उदाहरण को यहां दे सकते हैं। और यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का आपको परिभाषा याद होगा कि परिमेय संख्या को P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहां पर याद रखने वाला ये बात है कि जहां P और Q एक पूर्णांक होते हैं, अब पूर्णांक क्या होते हैं तो 0 सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का संकलन अर्थात समूह पूर्णांक कहलाता है। और एक बात यहां पर इसमें परिमेय संख्या कहती है कि Q अर्थात P अंश है और Q हर है, अर्थात Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और अगर Q बराबर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। एक और बात को यहां पर लिखेंगे, मानक परिमेय संख्या। ये मानक परिमेय संख्या क्या है भाई, इसके बारे में भी समझेंगे। मानक परिमेय संख्या, जैसे हमने यहां लिख दिया √4, जैसे यहां पर लिख दिया 10/8। अब बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं।
ये परिमेय संख्या है, अभी भी है, लेकिन इसका मानक रूप नहीं है। मतलब 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 होगा और इसका 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 होगा। ये इसका मानक रूप होगा 5/4। अब ये इसका मान निकलकर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि √4 को 2 बोल सकते हैं और 10/8 को 5/4 बोलेंगे। अब ये मानक परिमेय संख्या है, इसका मान निकल चुका है। जिसका भी मान निकलेगा उसको निकाल कर ही बोलना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब हम परिमेय संख्या के बारे में देखें। अब थोड़ा सा देखेंगे हम अपरिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें कि इसका किस प्रकार से संख्याएं होते हैं, तो जैसे यहाँ पर √3 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। -√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। 3 + √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और तमाम प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2 - √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ETC इत्यादि उदाहरण को हम यहाँ पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में एक और बात को यहाँ पर लिखेंगे नोट में, NOTE। नोट जहां भी लिख रहे होंगे इसका अर्थ होगा विशेष बात। विशेष बात यह है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इस बात को याद रखना है। जब प्रश्नावली 1.2 को हम सॉल्व करेंगे उस समय ये बात काम आएगा। तो इसे अच्छे बॉक्स में हम कर लेते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो अभी बराबर है, यहां पर इसको ऐसे कर देंगे तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब हम लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहां पर अब हम हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे सम, SOME, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से कंफ्यूजन और दूर हो पाएगा। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में हम लिखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला हमारा जो बिंदु होगा उसे हम यहां पर लिखेंगे बिंदु 1। लिखेंगे परिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी परिमेय संख्या में ही आएगा। ये बात को याद रखना है। परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे यहां पर लिखे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 1/3 और 2/5 ये दोनों परिमेय संख्या है। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा और 5 एकम यहाँ 5 हो जाएगा, 3 दूना यहाँ 6 हो जाएगा और ये जुटेगा तो 11/15 होगा और ये 11/15 P/Q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी बिंदु को, और दूसरी बिंदु में क्या है? दूसरी बिंदु है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही पाएंगे। अपरिमेय संख्या ही पाएंगे।
जैसे इसका भी एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। परिमेय संख्या तो 5 लिख दिए प्लस √2, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, इसे जोड़ेंगे तो 5 प्लस √2 ही पाएंगे। इसे घटाने पर भी अपरिमेय संख्या ही आएगा, आप लिख सकते हैं। तीसरा बिंदु जो ये है कि जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, अर्थात अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जब हम जोड़ेंगे तो इधर हमें अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है, अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है, या परिमेय संख्या भी मिल सकती है, अर्थात दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे √2 प्लस √3 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, और यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो √2 प्लस √3 प्राप्त होगा, जो एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब आएगा? जैसे 2 प्लस √3 को जोड़ेंगे 2 माइनस √3 के साथ, तो थोड़ा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 और प्लस √3 और माइनस √3 कट जाएगा और 2 2 4 प्राप्त होगा। और ये 4 क्या है? तो 4 परिमेय संख्या है। इसीलिए यहाँ पर है कि अपरिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या के साथ ही जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या तो प्राप्त होगा ही, अपरिमेय संख्या तो प्राप्त होगा ही, परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब बिंदु 4 को देखेंगे। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर कि कौन सी संख्या प्राप्त होगा, तो परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या, आपको इधर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे यहां पर 1/3 गुना 2/5 गुणा करते हैं तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और 3 × 5 = 15। अब आप 2/15 को क्या कहेंगे? सर ये एक परिमेय संख्या है। पांचवा बिंदु को देखेंगे कि यदि एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, और इसको यदि जब हम गुणा करें आपस में तो हमें अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, मतलब दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकते हैं। जैसे है यहां परिमेय संख्या 1, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3 गुणा अपरिमेय संख्या लिख देते हैं √2, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3√2 प्राप्त होगा, जो अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कब आ सकता है? तो जैसे 0 लिख दिए, 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 0 हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के जगह पर यहाँ पर √5 ले लिए, और यदि दोनों को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 हमारा क्या है? तो 0 हमारा परिमेय संख्या है। छठा बिंदु देखेंगे। छठा बिंदु है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो यहां पर भी अपरिमेय संख्या आएगा ही। तो अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो सकते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से समझेंगे, लिखेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या √2 गुना √3 को हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा √6, और √6 क्या है? ये √6 तो अपरिमेय संख्या ही है। अब परिमेय संख्या किस कंडीशन में आएगा?
तो हम यहाँ लिखते हैं कि 2 प्लस रूट 3 और गुना 2 माइनस रूट 3। ये जो सवाल हमारा है ये एक फॉर्मूला को फॉलो कर रही है, और वो फॉर्मूला ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता होगा, तो a की जगह पर 2 है तो a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे हम कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस ये रूट और स्क्वायर में लड़ाई होगा। दो व्यक्ति जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो ऐसे भी तीसरा कोई व्यक्ति को लाभ होता है, तो घर से बाहर निकल जाएंगे 3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा। और ये 1 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। एक बार फिर से हम बताते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होता है, समूह होता है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रश्न वाले 1.2, लेकिन उससे भी पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो वास्तविक संख्या अर्थात वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ये दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद मानक परिमेय संख्या के बारे में जाने। इसके बाद यहाँ पर हमने एक नोट को बनाया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि जब हम प्रश्न वाली 1.2 को बनाएंगे तो वहां पर इन सभी पॉइंट, सभी बिंदुओं का प्रयोग हो रहा होगा। और आप यदि आप यहाँ से इसे सीख लेते हैं तो जब सवाल को बनाएंगे, सिद्ध कर रहे होंगे, तो इन सभी बातों का जब प्रयोग होगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और यहाँ पर विशेष 6 पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, जो प्रश्न वाले 1.2 को बनाने से पहले जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा यदि आप इसे एक एकाग्र स्टूडेंट की तरह देखते हैं तो अब हम इसके बाद एक प्रमेय को देखेंगे, ताकि जब हम सिद्ध कर रहे होंगे कि बताइए कि रूट 5 रूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो वहां पर हम जस्ट इसके विपरीत मान रहे होंगे और बाद में हमको फिर ये पता चलेगा कि भैया हमने जो माना था वो गलत है और रूट 5 या रूट 3 अपरिमेय संख्या ही होगी। तो हम इन तमाम प्रकार के सवालों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसे वास कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे एक प्रमेय को, फिर हम प्रश्न वाली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसे हम वास करते हैं। तो अब प्रमेय 1.2 को देखेंगे, और ये प्रश्न वाली 1.2 को बनाने से पहले इसे जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ प्रमेय में ये लिखा है 1.2 में, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको अच्छे से पता होगा। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के अगर बात करें, पूर्णांक शब्द से ही आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 0 है तो 0 के इधर दाएं तरफ प्लस वाले संख्या होते हैं और 0 के इधर बाएं तरफ माइनस वाले संख्या होते हैं। तो धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक की बात अर्थात 0 के इधर वाला संख्या के बारे में बात की गई है, इधर वाला नहीं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, इस प्रमेय को पढ़े उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे कि इस प्रमेय में हमें दिया क्या है। लिखेंगे हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कि भैया p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक बात है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है उसे भी लिख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि p
सिर्फ a को भी विभाजित करेगी, p a को भी विभाजित करेगी या करती है। तो हमने यहां पर लिख लिया कि हमें ये सवाल में ही गिवन है, दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p सिर्फ a को भी विभाजित करेगी। अगर इन दोनों सवालों को, इन दोनों बिंदुओं को अगर आपको समझना है तो साधारण से उदाहरण से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई संख्या है और यहां पर बोला है कि p एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हम 2 ले लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं एक कोई भाज्य संख्या, जैसे 4 का स्क्वायर। अब यहां पर ये बात को देखिए कि 2 और ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तो बिल्कुल हो रहा है यहां 2 8 16। अब यही बात को ऐसे है यहां पर कि क्या सिर्फ 4 ये 2 से विभाजित होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा आराम से। उम्मीद है आप इन दोनों बातों को समझ पाए होंगे कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो क्या p a को विभाजित नहीं करेगी, आराम से कर पाएगी। लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है कि किस प्रकार से ये विभाजित करती है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे उपपत्ति अर्थात हम अब इस सवाल को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो उपपत्ति हम लिखेंगे, माना कि a के अभाज्य गुणनखंड, a के अभाज्य गुणनखंड निम्न है। निम्न है मतलब यहां पर देखिए लिखेंगे, यहां a बराबर p1 इंटू p2 p3 और डॉट डॉट इसी तरह से pn तक। यहां पर हम लिखते हैं कि यहां p1 p2 p3 डॉट डॉट pn एक अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर लिखेंगे कि ये जब अभाज्य संख्याएं हैं तो यहां पर हम लिखेंगे, इसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस प्रकार से a पर वर्ग चढ़ा देंगे और p1 इंटू p2 इंटू मतलब गुणा इंटू p3 डॉट डॉट pn तक और इसका भी वर्ग कर देंगे। यदि किसी भी चीज का पावर 2 है, उसका अर्थ है कि आपको गुणा में 2 बार लिखना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या a गुणा a भी लिख सकते हैं। इसे 2 बार लिख देते हैं क्योंकि ये सभी a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड है। तो p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट pn तक और एक बार और लिख देंगे यही बात को यहां पर। अब यहां पर देखिए कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, इस a स्क्वायर को, तो p यहां पर कहीं इसी जगह पर p होगा जो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा होगा। तो यहां पर लिखेंगे p a स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत
आधारभूत प्रमेय के अनुसार P a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। यहां पर ये लिखें कि यहां पर ए स्क्वायर जो है ये पी से विभाजित हो रही है, तो पी इसी लाइन में कहीं पर होगा। तो यही बात को यहां लिखे हैं कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। किस प्रकार से होगा? तो यहां पर इस प्रकार से होगा, ए स्क्वायर बराबर P1 इंटू P2 P3 डॉट डॉट Pn, और एक बार और इसे लिख देंगे क्योंकि ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो ऐसे लिख दिए। अब यहां पर ऐसे समझिए कि जैसे कोई 21 है, 21 का हम सबसे पहले खंड कर लेते हैं, तो 3 से करेंगे, 3 सते 21 और 7 से 7 एकम 7, अर्थात 21 के यहां पर देख रहे हैं कि 3 गुना 7 ये 2 गुणनखंड है। लेकिन हम इसे करते हैं कि 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो 441 होगा, और 441 को जब हम खंडित करेंगे तो 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 नवा 27, और ये 7 से कटेगा, 7 सते 49, और ये 7 7 एकम 7 से, तो 441 के देख सकते हैं कि 3 गुना 3 और 441 का ये गुणनखंड है, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो यहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि कोई संख्या है और वो भाज्य संख्या है, तो उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम और छोटे से इसको शब्दों में डिस्कस कर देंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn है। इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए P को P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn में से ही एक होना चाहिए। अर्थात यहां पर ये बात को है कि यहां पर देखिए ए स्क्वायर को P विभाजित करती है, अर्थात P इसी P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn में से कहीं पर होगा P, और वही P ये ए स्क्वायर को विभाजित करती है। तो यहां पर लिखे हैं कि इसीलिए P को P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn में से ही एक होना चाहिए। अब यहां पर हमारा ये सवाल हो चुका है समाप्त। ये प्रमेय लिखेंगे, चूंकि A बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn, इसे हमने शुरुआत में
माना था, यहां पर पोस्ट में लिख लेंगे। इसलिए अब ये सिद्ध हो गया कि P A को भी निश्चित ही विभाजित करेगी। यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड, अर्थात हिंदी में बोले तो इति सिद्धम, हमने ये सिद्ध कर दिया कि जब P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P सिर्फ A को भी विभाजित कर सकती है, और ये बात सत्य है। जैसा कि हमने यहाँ पर छोटे से उदाहरण में इस पूरे सवाल को समझाने का प्रयास किए कि जैसे 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगी, उसी प्रकार सिर्फ 4 2 से विभाजित आराम से हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से ये प्रमेय समझ में आया होगा, और यदि आप इसे एक बार अच्छे से देखते हैं शांत होकर तो आपको जरूर समझ में आएगा। और जब आप प्रश्नवाली 1.2 को बना रहे होंगे तो इस प्रमेय से आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो एक बार फिर से इसको हम रिवीजन करते हैं। प्रमेय था हमारा कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने लिखा सबसे पहले हमें दिया गया है कि P A स्क्वायर को विभाजित करती है, और हमें सिद्ध करना है P A को भी विभाजित करती है। हम यहाँ पर उपपत्ति अर्थात सिद्ध करने का यहाँ पर से काम प्रारंभ किए, और सबसे पहले हमने इसे माना कि A के अभाज्य गुणनखंड निम्न है। तो इस प्रकार से A के अभाज्य गुणनखंड हम लिखें, और यहाँ पर P1 P2 P3 ये एक अभाज्य संख्याएं हैं, और इन दोनों को जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किए अर्थात दोनों तरफ वर्ग किए तो इस प्रकार से पाए इसका वर्ग, इसे हम 2 बार यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर A गुणा A भी लिख सकते हैं, लेकिन A स्क्वायर है तो A स्क्वायर रहने देते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसे A गुणा A अगर लिख लेते तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए कि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P है कहाँ, तो P इसी लाइन में कहीं पर, यहीं पर कहीं पर P आ रहा होगा जो A स्क्वायर को विभाजित कर रहा होगा। तो यही बात को यहाँ लिखे कि P A स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार P A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब बताइए कि 21 का गुणनखंड 3 और 7 है, और इन दोनों संख्याओं से ये 21 विभाजित होगा। तो जब 3 से 21 विभाजित होगा तो ये 3 21 का एक गुणनखंड भी है, यही बात को यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद A स्क्वायर को इस प्रकार से लिखे थे कि P A स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, तो इसी प्रकार से गुणनखंड होगा। इसके बाद कुछ शब्दों में इसे डिस्कस किया हमने कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि A स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 Pn हैं, और इसलिए P को P1 P2 P3 मतलब इसीलिए P को यही लाइन में से कहीं पर मौजूद होना चाहिए, यही बात को यहाँ लिखे हैं। इसलिए P को P1 P2 P3 Pn में से ही एक होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखे चूंकि A बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn, ये हमने शुरू माना था, इसलिए अब सिद्ध हो गया कि यहाँ पर भी तो कहीं पर P आ रहा होगा जो सिर्फ A को भी विभाजित कर देगा। यही बात को यहाँ लिखे कि P A को भी निश्चित ही विभाजित करेगी। प्रूव्ड इति सिद्धम। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसे वास करेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्नवाली 1.2 के सभी प्रश्नों को। तो अब हम प्रश्नवाली 1.2 को देखेंगे, और पहला सवाल है हमारा प्रश्नवाली 1.2 का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट हम इसके विपरीत मानेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्यारा सा राइटिंग में SOLVE अर्थात सॉल्व। इसे हम इस तरह से करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर
हमें दिया गया है, हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल है, लेकिन इसे सिद्ध भी करना है कि कैसे है। तो सबसे पहले हम इसके जस्ट विपरीत मानेंगे और यहां पर लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या ये कहती है कि आप हमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब यहां पर P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक, इसका केवल और केवल एक गुणनखंड होना चाहिए। तो ये जब सिद्ध कर रहे होंगे तब पता चलेगा। अभी तो सह अभाज्य पूर्णांक है तो P और Q के केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। सह अभाज्य का अर्थ यही है। तो अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, यदि इसके नीचे एक है तो इसको इस तरह से हम तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो ये होगा √5Q और ये हो जाएगा P। अब इसे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग इस प्रकार से ही करेंगे, √5Q इसका स्क्वायर और P है तो P का स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर में लड़ाई होता है और जो अंदर संख्या होते हैं वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो ये दो व्यक्ति लड़ेंगे, ये तीसरा 5 को फायदा होगा, तो 5 निकल गए भैया और Q पर a स्क्वायर लगेगा और P का भी इस तरह से स्क्वायर होगा। हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और यहां पर लिखेंगे, इसे अगर ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से होगा, Q² बराबर इधर है P², Q² के साथ 5 गुणा में है तो इधर आ गया भागा में। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं शब्दों में, यहां P² 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए सिर्फ P भी 5 से विभाजित होगा। यहां पर इस बात को ऐसे समझना है कि 2 का स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4, इसको इस तरह से विभाजित कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से कि क्या सिर्फ 2 से विभाजित नहीं होगा, तो आराम से हो जाएगा। यही बात को यहां पर लिखे कि P² 5 से विभाजित हो रही है तो सिर्फ P भी 5 से विभाजित होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे पुनः P बराबर 5R। R क्या है? तो यहां पर R एक पूर्णांक है। अब हम इसे यहां इधर सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, इसे भी हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ इधर क्या है, P है तो P का वर्ग और 5R है तो 5R का वर्ग, इस प्रकार से कर दीजिए।
अब यहाँ पर इस प्रकार से होगा पी ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और आर पर स्क्वायर इस प्रकार से लगा रहेगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम तुरंत लिखेंगे कि समीकरण 2 से पी स्क्वायर का मान पूरा क्लियर लिखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर हमने ऐसे शब्दों में लिख दिया। तो समीकरण 2 से पी स्क्वायर का मान, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा 5qr स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर की जगह हम यहां लिख देंगे 25r स्क्वायर। यहां इसे और अच्छे से समझे तो ये होगा क्यू स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, ये भैया गुना में यहाँ आ जाएंगे भागा में, और 5 से 25, अर्थात इसे देखें आप तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा 5r स्क्वायर। यहां पर ये भी ऐसे देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर के साथ 5 गुणा में है, तो इधर आ गया भागा में, बच गया आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो गया था, और दूसरा जो क्यू है वो क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो अब धीरे धीरे समझ में आएगा। और हमने तो यहाँ ये जाना था कि पी और क्यू एक सअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इसका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन इसका तो कम से कम 5 भी एक अन्य गुणनखंड आ रहा है। तो यही बात को एक बार फिर से यहाँ लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ ये क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसलिए सिर्फ क्यू भी 5 से विभाजित होगी। अब यहां पर हम ये देखें कि P तो विभाजित हो ही गया था 5 से, Q भी 5 से यहां पर विभाजित हो रही है। तो लिखेंगे P और Q के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आ रहा है। इसलिए हमारा यह मानना कि P और Q के केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यह गलत है, अर्थात त्रुटिपूर्ण है। तो फिर यहां पर लिखेंगे अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास करती है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। और यहां पर लिख देंगे हम
PROVED प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको अच्छा से ये समझ में आया होगा। प्रश्न वाले 1.2 के पहला सवाल था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इस प्रकार से इसे हल किया है, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब इसे हम वास करते हैं, उसके बाद प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न वाले 1.2 के दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम सिद्ध करेंगे और लिखेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे और लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हम जस्ट इसके विपरीत मान लिए, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिए तो फिर वही बात 3 + 2 √5 और ये परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब केवल और केवल P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसे यहां पर ऐसे लिखेंगे कि 2 √5 बराबर P/Q है और ये 3 इधर जा रहा है +3, तो -3 हो जाएगा। अब यहां पर हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहां पर 1 है और 2 + √5 बराबर Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो Q ही होगा और यहाँ P -3Q हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या होगा कि √5 अकेला हो जाएगा और √5 के साथ 2 गुना में है तो इधर चला जाएगा भागा में, तो हो जाएगा P -3Q और ये Q के आगे आ जाएगा इस प्रकार से भागा में 2। यहां पर लिखेंगे P -3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं और √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 के बारे में हम इससे पहले ही जान चुके कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है। हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था वो यहाँ पर काम आ रहा है और यही बात को हमने नोट में लिखवाया था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब इसे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास करती है। इसलिए यह मानना
त्रुटिपूर्ण है अर्थात गलत है, त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? गलत है। इसलिए लिख देंगे अतः दी हुई संख्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही है। और ये बात को हमने यहां पर प्रूव कर दिया। तो एक बार फिर से हम यहां पर देखते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले इसके जस्ट विपरीत माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और यदि जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक मतलब p और q का केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर आगे फिर इसे देखेंगे कि 2√5 बराबर इस प्रकार से इसे हम अकेला रखें तो p/q के तरफ +3 में चला गया। फिर यहाँ पर q का एलसीएम ले लिए तो इस प्रकार से हुआ। फिर √5 को अकेला रहने दिए, यहाँ पर 2 गुणा में था, इधर चला गया भागा में। यहाँ पर हम लिखे हैं कि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि p और q की जगह पर आप मान रख के देख लें तो जो भी संख्या प्राप्त होगा आपको परिमेय संख्या जरूर प्राप्त होगा। तो जैसे हम यहाँ पर बता ही देते हैं कि यदि हमने p बराबर जैसे हम यहाँ पर 4 मान लिए और q बराबर यहाँ पर 2 मान लिए, तो इसमें अगर मान रखते हैं तो p बराबर 4 - 3q, तो q की जगह पर 2 रखेंगे तो ये गुणा में है, 2 × 6 हो जाएगा, बटा 2 यहाँ पर 2 है और q की जगह पर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा -2/4, तो ये कट के हो जाएगा 1/2 और -1/2। ये -1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसीलिए यहाँ लिखे हैं कि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q पूर्णांक है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इससे पहले वाले सवाल में जैसा कि √5 को सिद्ध किया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है। अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास करती है। इसलिए यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगा। अतः दी हुई संख्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा और यही हो गया प्रूव्ड। उम्मीद है आपको अच्छा से ये प्रश्न 2 भी समझ में आया होगा। तो इसे भी हम वाच करते हैं, फिर देखते हैं प्रश्न 3 को। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन है, इसे भी आराम से बना पाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे बना रहे हैं। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान ली इसके जस्ट विपरीत परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो आपको पता ही अब हो गया होगा कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर वही बात को यहाँ पर हम लिखेंगे जहां p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। तथा यहाँ पर यह भी बात याद रखना है आपको कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर। क्लास 9th में आप अच्छे से सीखे होंगे। हरों का परिमेयकरण करने पर
तो हरों का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है आप क्लास 9th में अच्छे से सीखे होंगे। जैसे 1/√2 है तो हर जो है हर को ही ऊपर में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख दिए और इसके बराबर क्या है तो P/Q है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये होगा 1 से √2 में गुणा होगा तो √2 होगा, √2 और √2 गुणा होंगे तो √4 हो जाएगा। P/Q √2 को तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इधर P/Q। अब इसे √2 को इधर ही रहने देते हैं और ये भागा में है तो इधर चला जाएगा गुना में, अर्थात ऐसे हो जाएगा 2P/Q। यहाँ पर आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से कि √2 बराबर मिला है 2P/Q और इधर ये √2 क्या है तो अपरिमेय संख्या है और इधर क्या है ये P/Q है तो P/Q P और Q के जगह पर आप मान रखते हैं तो इधर जो भी संख्या प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा और इधर तो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ये बताइए कि क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे। आप नीचे ही इस तरह से आप लिखते जाइएगा, इधर जगह नहीं है इसलिए हम इसे यहाँ लिख रहे हैं 2P/Q। ये 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है इसका कारण भी दे देते हैं, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। और √2 क्या है तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, लिखेंगे। इसलिए यह हमारे कथन का विरोधाभास करती है और यह मानना त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत, यह मानना त्रुटिपूर्ण है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। और यहां पर हम लिख देंगे इति सीधम प्रूव्ड। तो प्रश्न वाली 1.2 के ये क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम अब देखेंगे क्वेश्चन 2 को, तो इसे हम वास कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 3 का ये 2 देखेंगे और यहां पर लिखेंगे सॉल्व। ये हम बना चुके, इसे अब बना रहे हैं। यहां पर लिखेंगे माना कि, बस सेम कंडीशन, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है। अब यहां पर लिखेंगे कि जब ये परिमेय संख्या है 7 इंटू √5 परिमेय संख्या है, तो हम इसे P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। फिर यहां वही बात को लिख देंगे जहां ये P/Q क्या है, तो P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको इन सभी सवालों का सॉल्यूशन अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो आगे अब इसे देखेंगे और यहां पर लिखेंगे कि जब ये 7√5 बराबर P/Q है, मतलब जब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिख दिए इसे इस प्रकार। अब आगे देखेंगे और √5 जो है इसे हम इधर ही रखेंगे और P/Q है, यहां पर ये √5 के साथ गुना में है, तो ये इधर भागा में आएगा और हो जाएगा P/7Q। अब यहां पर देखेंगे, ये देखने वाला बात है कि ये तो अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या होगा P/Q। आप इसे ऐसे एग्जाम्पल से समझें कि P के जगह पर हमने यहां पर रख लिया 7 और Q के जगह पर हमने रख लिया 2। अब इसमें मान को हम यहां पर पुट करते हैं, रखते हैं, तो P 7/7Q, तो Q की जगह पर 2 और ये गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2। यहां पर बताइए क्या प्राप्त हो रहा होगा। जो भी प्राप्त होगा वो एक परिमेय संख्या ही इधर प्राप्त होगा। और जैसा कि हमने पीछे ही अभी तुरंत क्वेश्चन 1 में देखे थे कि ये √5 भैया अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर लिखेंगे कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है इसको लिखेंगे, क्योंकि P और Q पूर्णांक है। ठीक बात है। और √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे इसलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। इस बात को हम अच्छा से पीछे लिख चुके हैं। हम यहां पर लिखे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो यहां लिखेंगे अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास करती है। और यह मानना कि 7√5 एक 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह भी त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। इसलिए यहां पर लिख देंगे थोड़ा सा, इसलिए दी हुई संख्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये
क्वेश्चन 3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर दिए। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। तो इसे सबसे पहले वाश कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 3 का ये तीसरा पार्ट को देखेंगे और इसे भी अच्छे से बनाएंगे। अब हम इसे बनाने जा रहे हैं और यहां पर भी लिखेंगे सॉल्व। और सवाल है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम जस्ट इसके विपरीत मान रहे हैं। तो मान लिए माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी परिमेय संख्या है तो उसे आप अंश बटा हर अर्थात P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर लिख देंगे वही बात जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा एक बात ये भी आप सीख चुके होंगे कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। तो हम लिख दिए। अब इसे हल करेंगे। √2 को इधर ही रखते हैं तो P बटा Q के तरफ +6 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाला ये बात है कि यदि हम इसका एलसीएम भी निकालते हैं तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। √2 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और Q और 1 का एलसीएम Q ही होगा तो यहाँ P हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6Q। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो P और Q पूर्णांक है। यहाँ पर यदि हम P और Q का कोई मान रखें तो इधर जो भी संख्या हमको प्राप्त हो रहा होगा वो एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि ये रूट के अंदर जो 2 है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और हमने ऐसा पिछले ही हम जब इस प्रश्नवाली को स्टार्ट कर रहे थे तो हम शुरू करने से पहले ही इसका कॉन्सेप्ट को बताएं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बात हमें काम आ रहा है और यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ लिख देते हैं ऐसे, यहाँ P - 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? आप P और Q के जगह पर कोई संख्या को मान रखकर देखेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वो परिमेय संख्या जरूर होगा। परिमेय संख्या है, क्यों है इधर लिख देंगे, क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? आप इंट्रोडक्शन का वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन वहां पर एक थोड़ी सी गलती है कि हमने ये लिख दिया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। नहीं, हमने वहां पर एग्जाम्पल में लिखा है कि पूर्ण संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का एक समूह अर्थात परिवार बनता है। तो हम वहां पर लिख दिए हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। तो कृपया इसे आप माफ करेंगे और सुधार लेंगे। तो चलिए यहां पर हम आगे लिखेंगे और √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे इसलिए अपरिमेय संख्या
परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इस बात को हम यहां पर लिख दिए। आगे यहां लिखेंगे अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास करती है और यह मानना त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है, त्रुटिपूर्ण है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या होगी। ये त्रुटिपूर्ण है। अतः दी हुई कौन संख्या है हमारे पास 6+√2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या ही होगी। अपरिमेय संख्या ही होगी। इसे भी हमने कर दिया प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम प्रश्नवाली 1.2 के सभी प्रश्नों को देखें और सॉल्व करें। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा और आपको हमारा पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आज का वीडियो यहीं तक। सभी को धन्यवाद।